सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या भारती ऑनलाइन क्लास। हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये पढ़ लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का 4th टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, जो क्या है, वर्ब यानी कि क्रिया। तो हम क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। वैसे तो हम क्रिया पूरे दिन करते ही रहते हैं, लेकिन वो होती क्या है उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। वर्ब यानी क्रिया। डेफिनेशन: दैट वर्ड which refers to the doing or happening of an action or event is called the verb। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन है, आप सोचोगे दीदी समझ में नहीं आया ये क्या है। दैट वर्ड यानी वह शब्द, which refers यानी जो बताता है, to the doing और happening of an action किसी भी एक्शन का जिस शब्द से करना या होना पाया जाए, यानी कि वाक्य के अंदर में वो शब्द जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है, वो क्या होता है, वो क्रिया होती है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, तो खेलना क्या है, क्रिया है, हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं। और हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि वर्ब के अंदर आपकी बॉडी का, हाथ या पैर का मूवमेंट हो तो ही काम होता है। कुछ भी जो जिससे हमारे किसी भी काम का करना या होना पाया जाए उसको हम वर्ब कहते हैं। यदि हम खड़े हैं, जैसे मैं अभी खड़ी हूँ, तो अगर मैं खड़ी भी हूँ तो ये भी क्रिया है। अगर मैं सो रही हूँ तो भी क्रिया है। अगर मैं सोच रही हूँ तो भी क्रिया है। अगर मैं महसूस कर रही हूँ तो भी क्रिया है। तो ये सारे की सारी क्रियाएँ होती है। तो अब हम क्रियाओं के विषय में हमने देखा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब कितने टाइप के होते हैं। ये मेन चीज़ है। वर्ब की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वर्ब को पहचानना और इसको जानना ज़रूरी है। तो टाइप्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं हम पढ़ेंगे। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। हमने नाम सुना होगा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। अब मुख्य क्रिया क्या होती है? मुख्य का मतलब जो मेन होती है, जिसके ऊपर पूरा वाक्य बेस्ड होता है, उसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। यानी वाक्य के अंदर जो उस वाक्य को एक मूवमेंट देता है या जिससे ना उसका पता चलता है कि वो क्या कर रहा है, उसको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। जैसे कि ईट यानी खाना, पीना, जाना, आना, सोना, उठना, बैठना, ये सारा क्या है, ये मुख्य क्रिया है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो मुख्य क्रिया को, ध्यान से समझिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में अंतर। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मुख्य क्रिया को, मतलब मेन वर्ब को, कि कहाँ पर मेन वर्ब काम कर रहा है, यानी कौन से स्टेट में काम कर रहा है। स्टेट का मतलब राज्य या नहीं होता। स्टेट का मतलब वो प्रेजेंट में है या पास्ट में काम कर रहा है या फ्यूचर में काम कर रहा है, यानी कि वो कौन सी अवस्था में काम कर रहा है, उसको बताने में जो सहायक होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। ये मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी मेन वर्ब की ये सहायता करता है। और वे मेन वर्ब तो बहुत सारे होते हैं, अनगिनत होते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है, इसलिए मैंने 5-4 लिख के एक्सेट्रा लिख दिया। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इतने होते हैं जितने मैंने लिख रखे। जैसे इज़, हमने सुना है कि राम इज़ गोइंग टू मार्केट, तो वो इज़ जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब है। और गोइंग क्या है? गोइंग है मेन वर्ब। राम इज़ गोइंग टू मार्केट लिखेंगे तो इज़ होगा हेल्पिंग वर्ब और गोइंग क्या होगा? मेन वर्ब। जैसे शी इज़ राइटिंग अ लेटर, इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब और राइटिंग क्या है? मेन वर्ब। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, तो एम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग क्या हो गया? मेन वर्ब। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज, टू, ऑट टू, ये सारे क्या हैं? ये हेल्पिंग वर्ब है। यदि किसी सेंटेंस में आपको ये सब कुछ दिखाई देते हैं तो ऐसा मान लेना ये हेल्पिंग वर्ब है। और इनके बाद में जो वर्ब आएगा ये अकेले नहीं होते कभी भी। ये अकेला हो सकता है, ये अकेले नहीं होते। मेन वर्ब अकेला हो सकता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब अकेला नहीं होगा, इसके बाद में मेन वर्ब ज़रूर होगी।
तो हम देख लेंगे कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ होगा ये मेन वर्ब होगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब होगा, और जिस पर पूरा वाक्य बेस्ड होता है वो होता है मेन वर्ब। हमें समझ में आ गया मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के विषय में। अब हम आते हैं अगले बिंदु पर जो है आपका फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब की जो फॉर्म्स होती है उसके विषय में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। और फर्स्ट जो फॉर्म होती है वो प्रेजेंट टेंस में काम आती है, सेकंड होती है वो पास्ट टेंस में काम आती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो फ्यूचर टेंस में भी काम आती है, और उसके बाद में जो है वो है आईएनजी फॉर्म जो तीनों टेंस में काम आती है। ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ये जो आईएनजी फॉर्म होती है ये हमेशा प्रेजेंट वाले पे यानी कि जो उसकी मेन फॉर्म होती है, मेन वर्ब होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म पर हमेशा आईएनजी लगती है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म पे कभी भी आईएनजी नहीं जुड़ता, चाहे वाक्य प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कोई भी टेंस का वाक्य होगा तो आईएनजी जहाँ लगेगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ही हमेशा लगता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपके वैसे मैंने बताया आपको कि मेन वर्ब बहुत होती है, अगर हम गिनने बैठें तो मेन वर्ब अनगिनत होती है, लेकिन उनमें से कुछ जो कॉमन मेन वर्ब है जिसको हम रात दिन काम में लेते हैं उनमें से 10 मेन वर्ब मैंने यहाँ लिखी है आपको समझाने के लिए कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती है और उसको आपको याद कैसे करना है। ये 10 ही हैं, इसके बाद में और भी बहुत हैं जो आपको बुक से याद करनी है, क्योंकि जब आप आगे सेंटेंस बनाओगे तो जितनी मेन वर्ब आपको याद होगी और जितने फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको याद होगी, जितना आपका वर्ड बैंक मतलब आपकी डिक्शनरी जितनी मजबूत होगी, आपका शब्दकोश जितना ज़्यादा मजबूत होगा, आप उतनी ही आसानी से सेंटेंस बना पाओगे और उतनी ही आसानी से इंग्लिश सीख पाओगे। तो सबसे ज़रूरी होता है अपने वर्ड बैंक को बढ़ाना, यानी अगर आपको आज 10 वर्ड याद हैं तो आपको कल 12 होने चाहिए, परसों 14 होने चाहिए। रोज़ ऐसा नियम कर लीजिए कि प्रतिदिन आप 5 या 4 नए शब्द याद करेंगे, और अगर वो वर्ब हुए, कोई ज़रूरी नहीं आपको वर्ब ही याद करना है, आपको नए शब्द याद करने, कोई भी इंग्लिश के 4-5 नए वर्ड डेली अगर आप याद करोगे तो बहुत सारा आपका वर्ड बैंक होगा ना, वो बहुत मजबूत हो जाएगा और आपका शब्दकोश बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो हम जो 10 मेन वर्ब हैं उनके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। ये है गो, गो का मतलब होता है जाना, ये फर्स्ट फॉर्म है यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में जो आती है वो। इसकी सेकेंड फॉर्म होगी वेंट, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी गोन, और इसकी आईएनजी फॉर्म है गोइंग। तो गो, वेंट, गॉन, ये तो 3 फॉर्म हो गई, और गो में आईएनजी जुड़ गया तो क्या बन गया, गोइंग। वैसे ही ईट, एट और ईटन और ईटिंग, ईट यानी खाना, एट यानी खाया, और ईटन। और आप देखोगे ना तो आप सोचोगे ये गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि सबकी अलग अलग वर्ड होते होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार मेन वर्ब होती है ना वो बदलती नहीं है, जैसे आप ये वाली 4थे नंबर की मेन वर्ब को देखो, क्या है ये, कट, 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 रीड, 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 यानी कि ये दोनों जो है ना इनकी जो मेन वर्ब है ना वही इनके सेकंड फॉर्म है, वही इनकी थर्ड फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कोई अंतर नहीं है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, जैसे हम संस्कृत में शब्द रूप याद करते हैं ना उस प्रकार से हमें इसको याद करना है कि गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, रन, रैन, रन, कट, 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 रीड, 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 राइट, रोट, रिटन, मेक, मेड, मेड, नो, न्यू, नॉन, कम, केम, कम, सिट, सेट, सेट। आपको ऐसे याद करना है। कल को आपको पूछे गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है तो आप बोलोगे वेंट, जैसे पहाड़े बोलते हैं ना बीच बीच में से आपसे पूछ लेते हैं, वैसे ही अगर पूछेंगे रीड की सेकंड फॉर्म क्या होगी या रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी तो आपको एकदम कंठस्थ याद होनी चाहिए कि रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो आप टेंस बहुत इजीली कर लोगे, आपको टेंस समझ में आ जाएंगे और आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और उस समय जब आप याद करने लगोगे ना टेंस करते टाइम की, अब हम चलो फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद कर लें, तो आपको दिक्कत होगी। पहले आप कम से कम 30-40 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो मेन वर्ब्स है ना वो याद कर लीजिए, उसके बाद में आपको टेंस शुरू करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये 10 तो मैंने कॉमन जो थी वो लिख दी, ये आपको लिखनी भी है और आपको याद करनी है, और इनके अलावा भी आपको जो है ना वर्ब वो लिखनी है और उनको याद करना है। थैंक यू।